नमस्कार, जनता की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। आज हम बात करेंगे प्रदेश भर में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं और अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बड़ा मामला सामने आया। आरोप है कि स्कूलों और चुनिंदा बुक सेलर्स की मिलीभगत से पुस्तकों की खरीदी के नाम पर अभिभावकों से मनमानी वसूली की जा रही है और 1500 से ज्यादा बुक विक्रेता होने के बाद भी सिर्फ 4 दुकानों की मोनोपोली चलाने का दावा किया गया है। किस तरह बच्चों की पढ़ाई के नाम पर पालकों की जेब पर डाका डाला जा रहा है, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। दिल्ली पब्लिक स्कूल, IES स्कूल, बोनीफाइड स्कूल, डायनामिक स्कूल, मदर कॉन्वेंट स्कूल, APJ इंटरनेशनल स्कूल, पूजा कॉन्वेंट स्कूल, रीमा विद्या मंदिर स्कूल, RD कॉन्वेंट स्कूल, किड्स बेरी स्कूल, ये वो स्कूल है जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इन सभी स्कूलों को गुड लक स्टोर से किताबें सप्लाई होती हैं, जबकि महेश ट्रेडर्स एंड माधुर एंटरप्राइजेस की ओर से जिन स्कूलों को पुस्तकें सप्लाई होती हैं उनमें सेंट मूलफोर्ड स्कूल, सेंट थेसा स्कूल, राज वेदांता स्कूल, सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, TM कॉन्वेंट स्कूल, सेंट फ्रांसिस स्कूल। सवाल ये है कि क्या शिक्षा अब व्यवसाय बन चुकी है? जी हाँ, आधुनिक समय में शिक्षा का अत्यधिक व्यवसायीकरण हो गया है और यह काफी हद तक एक बड़ा उद्योग या व्यवसाय बन चुकी है। निजी स्कूल और यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर्स के बढ़ने से शिक्षा अब एक प्रोडक्ट बन गई है, जहां ऊंची फीस, डोनेशन और मार्केटिंग का बोलबाला है। यह सर्विस के बजाय मुनाफा कमाने का जरिया बन रही है, जिससे शिक्षा आम लोगों के लिए महंगी हो रही है। शिक्षा संस्थान अब गुरु के स्थान पर सर्विस प्रोवाइडर और छात्रों को ग्राहक के रूप में देखने लगे हैं, जहां डिग्री बेची जा रही है और ब्रांडेड स्कूल और कॉलेज महंगे हो गए हैं, जिससे वे केवल संपन्न परिवारों की पहुंच में रह गए हैं। देश के हृदय प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन यहाँ शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हिंदू महासभा के संगठन मंत्री ने आरोप लगाए हैं कि शहर में किताबों के बाजार पर एक संगठित नेटवर्क का कब्जा है। संगठन मंत्री देवेंद्र तिवारी का दावा है कि राजधानी भोपाल में करीब 1500 पंजीकृत पुस्तक विक्रेता है, लेकिन स्कूलों की ओर से केवल 4 दुकान संचालक गुड लक बुक्स और बुक्स गुरुकुल, मधुर एंटरप्राइजेस और एक सीमित समूह को ही अधिकृत किया गया है। आरोप है कि छात्रों को ऐसी किताबें खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है जो सामान्य बाजार में उपलब्ध ही नहीं है। ये पुस्तकें या तो विशेष तौर पर प्रकाशित कराई जा रही है या केवल चुनिंदा दुकानों पर ही बेची जा रही है। देवेंद्र तिवारी का कहना है कि एडुपाल और लर्निंग हब जैसी किताबों की कीमत 180 रुपए तक रखी गई है, जो कथित तौर पर बाजार मूल्य से करीब 200% अधिक है। इसमें हमारी पार्टी, मैं देवेंद्र तिवारी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा से संगठन मंत्री, और हमारी पार्टी निरंतर पिछले 1 महीने से ये आंदोलन चला रहे हैं और ये अभियान चला रहे हैं कि जो भूख माफिया वाला काम चल रहा है इस देश में, और अपने पूरे भोपाल शहर में देखेंगे तो पूरे भोपाल में सिर्फ 4 दुकानदार ही हैं क्या? 1500 दुकानदार हैं जो कि बुक्स का काम करते हैं। वो 1500 दुकानदारों में से सिर्फ 4 लोग गुड लक बुक स्टोर, अशोका गार्डन, प्रियंक स्टेशनरी और मधुर एंटरप्राइजेस, बुक्स एंड बुक्स और गुरुकुल बुक्स एंड बुक्स और प्रियंक जी, एक ही आदमी ने सिर्फ अपना नाम चेंज करके और इस तरीके से स्कूलों पर कब्जा करके रखा हुआ है। तो उसका प्रमाण मैं आपको एक इस तरीके से देता हूं कि आपके पास मेरे हाथ में ये देखिए, एक एडुपल के नाम से ये बुक्स है जिसकी कीमत 180 रुपए, जो इनका खुद का पब्लिकेशन है। उस सेम किताब लर्निंग हब की है जिसपे इनने सिर्फ कवर चढ़ा के, और इस पे आप देख सकते हैं डबल से भी ज्यादा, 200% से ज्यादा इनने रेट इस पे डाल के और अपनी किताबों सारे अपने स्कूलों में ये किताब लगाई है, क्योंकि ये सिर्फ इनके पास ही मिलेगी, अदर आप पूरे शहर में किसी के पास ये किताब नहीं मिलेगी। इसी तरीके से गुड लक बुक स्टोर के पास करीब 100 स्कूल हैं, 100 से 150 स्कूल हैं। इतने ही स्कूल बुक्स एंड बुक्स कर रहे हैं। आप ये समझिए कि किसकी मिलीभगत से काम हो रहा है। हमारा सिर्फ शासन से मांग ये है कि क्या आप इस पे एनसीईआरटी में लगा सकते हैं, क्योंकि अब डेट पे डेट तो आप चेंज कर ही रहे हैं। पिछले 2 साल पहले जो राजपत्र में बोला गया था कि इसमें 31 दिसंबर तक ये लिस्टें सार्वजनिक हो जानी चाहिए, डीओ में जमा होनी चाहिए। अभी वहाँ कोई भी लिस्ट डीओ में जमा नहीं हुई है और कुछ स्कूलों ने कल शनिवार को रिजल्ट दे के आज सोमवार से स्कूल रिप्रेजेंट चालू कर दिए हैं। नए सत्र के 1 अप्रैल जो लगना था, तो शासन के आदेशों की तो उल्लंघन हो ही रहा है। अब इसमें
सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये खुली मोनोपोली है? क्या ये शिक्षा के नाम पर संगठित वसूली का मॉडल बन चुका है? नियमों के मुताबिक स्कूलों को अपना पाठ्यक्रम और पुस्तक सूची जिला शिक्षा अधिकारी के पास जमा करनी होती है और पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। लेकिन आरोप है कि कई स्कूलों ने न तो सूची जमा की है और न ही पोर्टल पर अपलोड किया है। इसके बावजूद रिजल्ट घोषित कर नया सत्र शुरू कर दिया गया है और पालकों पर किताबें तुरंत खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है। पिछले साल भी इस तरह की शिकायतों पर आदेश जारी हुए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब ये मामला सिर्फ भोपाल का नहीं रह गया, बल्कि यह सवाल प्रदेश भर की शिक्षा व्यवस्था पर खड़ा होता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या निजी स्कूलों पर निगरानी पर्याप्त है? क्या राज्यों के शिक्षा विभाग इन मामलों में सख्ती दिखा रहे हैं? ऐसे में देवेंद्र तिवारी का कहना है कि वे इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर से शिकायत करेंगे और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज करेंगे। साथ ही आरोप लगाया कि स्कूलों और बुक सेलर्स की मिलीभगत से पालकों का आर्थिक शोषण हो रहा है। अब देखना ये है कि क्या प्रशासन जांच करेगा, क्या शिक्षा विभाग सख्त कार्रवाई करेगा या फिर हर साल की तरह ये मामला भी फाइलों में दब जाएगा। न्यूज आवर के लिए मधु मिश्रा की रिपोर्ट। जिस तरीके से अभी ये स्कूलों के नाम आपने जो सुने हैं, ये वो स्कूल है जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन सभी स्कूलों को गुड लक स्टोर से किताबें सप्लाई होती हैं, जबकि महेश ट्रेडर्स एंड मधुर एंटरप्राइजेस की ओर से जिन स्कूलों को पुस्तकें सप्लाई होती हैं उनमें सवाल ये है कि क्या शिक्षा अब व्यवसाय बन चुकी है। जी हाँ, और आधुनिक समय में शिक्षा का अत्यधिक व्यवसायीकरण हो गया है और ये काफी हद तक एक बड़ा उद्योग है। ये व्यवसाय बन चुकी है और निजी स्कूलों के लिए या यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर्स के लिए बढ़ने की शिक्षा अब एक प्रोडक्ट बन गई है। यहाँ पर शिक्षक जो है वो बच्चों से किताबों के नाम पर लूट कर रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं। जो शिक्षक यहाँ पर बच्चों को सेवा प्रदान करते थे, जिनका भविष्य संवारा करते थे, आज वही शिक्षक यहाँ पर जो किताबों के नाम पर लूट कर रहे हैं, मनमानी तरीके से यहाँ पर वसूली की जा रही है। यहाँ पर इतने सारे विक्रेता है, 1500 विक्रेता है, उसके बावजूद यहाँ पर सिर्फ 4 से 5 ही विक्रेताओं को यहाँ पर बना दिया गया है कि यहीं से आपको दबाव डाला जा रहा है कि यहीं से आपको किताबें लेनी है, यहीं से आपको ड्रेस लेनी है, यहीं से आपको बॉटल्स लेनी है, बैग्स लेने हैं। इस तरीके से यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा है। जो मध्यम वर्ग के परिवार है वो किस तरीके से पालन पोषण करेगा? वो क्या उसको हक नहीं है अपने बच्चे का भविष्य बनाना? इस तरीके से ये जो आप मामला यहाँ पर देख रहे हैं कई स्कूलों का, यहाँ पर सिर्फ दबाव बनाया जाता है कि आपको सिर्फ कुछ जो यहाँ पर विक्रेताएं हैं वहीं उसी जगह से आपको किताबें लेनी है और वहां पर वसूली की जा रही शिक्षक के नाम पे। और इस मामले को लेकर कई बार अवगत कराया जा चुका है और ये मामला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी के अवगत कराया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मधुर मिश्रा संवाददाता भोपाल से जुड़ चुके हैं जी, और हमारे साथ यहाँ पर देवेंद्र तिवारी जी शिकायतकर्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ पर हमारे साथ कमल विश्वकर्मा प्रदेश अध्यक्ष पालक महासंघ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है जी। मधुर, यहाँ पर जिस तरीके से ये जो मामला सामने आया, यहाँ पर जिस तरीके से मनमाने ढंग से वसूली की जा रही है, शिक्षा के नाम पर वसूली की जा रही है, यहाँ पर ये मामला अभी का नहीं है, काफी समय से ये मामला यहाँ पर चला आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई ना होना, इसकी कारण क्या है? इसका ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही अभी तक? शिक्षा अधिनियम 2017 की अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा अधिनियम बनाया जाता है, शिक्षा अधिनियम में बातें की जाती हैं कि जो शिक्षा स्कूल है, स्कूल अगर किसी भी जैसे फीस वृद्धि करते हैं, पुस्तकों में कि शुल्क में अगर वृद्धि करते हैं, पुस्तक बदलते हैं या फिर परिवहन शुल्क में वृद्धि करते हैं, मतलब अगर स्कूलों द्वारा कोई भी गतिविधि की जाती है तो सत्र प्रारंभ होने से पहले उनको इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को देनी होती है और जो उनकी खुद की पर्सनल वेबसाइट होती है, डीपीआई की साइट होती है, उस पर भी उनको उसको अपलोड करना पड़ता है। लेकिन हम देख पा रहे हैं लगातार हमारे चैनल द्वारा भी इन ऐसे मामले प्रकाशित किए जा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था है वह चरमरा चुकी है। तो शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वर्तमान चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, वह लगातार ही शिक्षा व्यवस्था में पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। बात करें जो वर्तमान का जो मुद्दा है, जो बुक की कीमतों का मामला है, यह मामला की अगर हम बात करें तो हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो शिक्षा विभाग है वह इस पूरे मामले को हम देखते हैं कि नजर में आने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही।
बीते कई दिनों पहले एक मामला सामने आया था यार कि किस तरीके से जो राजधानी भोपाल में अनेकों हजारों पुस्तक विक्रेता राजधानी भोपाल में हैं, लेकिन उसके बाद भी स्कूलों द्वारा क्या किया जाता है, पूरी कूटनीतिक तरीके से कुछ चुनिंदा विक्रेता किए जाते हैं। इन चुनिंदा विक्रेताओं को टेंडर दे दिया जाता है कि यही विक्रेता अब स्कूलों में किताबें सप्लाई करेंगे, लेकिन जबकि जो शिक्षा विभाग के नियम है, शिक्षा अधिनियम के नियम है, वह इसके विपरीत है। शिक्षा अधिनियम कहता है कि कोई भी स्कूल पालकों के ऊपर यह दबाव नहीं डाल सकता कि आप एक निश्चित दुकान से सामान लें, निश्चित दुकान से बुक्स लें, बैग लें, बॉटल लें, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बावजूद जो प्राइवेट स्कूल है वह अपने कुछ फिक्स उनके दुकानदार हैं, जैसे राजधानी भोपाल का गुडलक्स बुक है और मधुर एंटरप्राइज जैसे अनेक स्कूल के नाम जो आ रहे हैं, जो कि इस पूरे मामले में कि जो प्राइवेट स्कूल इनके द्वारा कुछ चुनिंदा विक्रेता रखे गए हैं जो कि पालकों के लिए बुक उपलब्ध कराते हैं। अब जो ये पूरा खेल है वो इस तरीके से है कि जो ये विक्रेता हैं, यह जो किताबें ला रहे हैं, यह बाहर से सस्ती दरों पर किताबें ला रहे हैं, उनके ऊपर के कवर चेंज करके यह मोटी कीमतों पर वो किताबें पालकों को बेच रहे हैं और पालक मजबूर हैं उन किताबों को खरीदने के लिए, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वह उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य स्कूलों से चल रहा है। जी मधुर, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ शिकायत करता भी है देवेंद्र तिवारी जी। जी देवेंद्र जी, यहाँ पर जिस तरीके से ये जो मामला सामने आया, यहाँ पर शिक्षक के नाम पर वसूली की जा रही है, यहाँ पर सिर्फ कुछ विक्रेताओं को ही यहाँ पर टेंडर दिया जा रहा है और उन्हीं पर दबाव बनाया जा रहा है कि उन्हीं विक्रेताओं के पास जाकर किताबें लीजिए। तो ये जो मामला है आपके संज्ञान में, उसके बाद आपने इस मामले को कहाँ तक उठाया? अब आपका अगला कदम क्या होगा अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है? देवेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है? देवेंद्र जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वापस रुक करते हैं मधुर जी के पास। मधुर, जिस तरीके से यहाँ पर अभी आपने बताया कि 1500 विक्रेता है, उसके बावजूद यहाँ पर कुछ चुनिंदा विक्रेताओं को ही टेंडर दिया जाता है, उन्हीं पर दबाव बनाया जाता है। इस मामले को लेकर आपने जिम्मेदार अधिकारियों से बात करी, उनको अवगत कराया? जी निश्चित रूप से इस पूरे मामले को लेकर हमारे द्वारा डीपीआई कार्यालय जाया गया था, लेकिन डीपीआई कार्यालय में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो वहाँ की जनसंपर्क अधिकारी, जो संचालक है, वह बात करने के लिए कहीं किसी भी प्रकार से मीडिया से राजी नहीं है, वह किसी भी प्रकार से मीडिया से बात नहीं करना चाहते, वह जवाब नहीं देना चाहते। हम देख पा इससे मतलब एक बात स्पष्ट है कि अधिकारियों की मिलीभगत से पूरा काम धाम हो रहा है, क्योंकि लगातार हमारे द्वारा डीपीआई कार्यालय के चक्कर काटे गए, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार बात करने के लिए इस पूरे मामले पर तैयारी नहीं है। या यूं कहें कि वहां पर जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी भी जेब भर रही है, इसलिए वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। चलिए ठीक है मधुर, आपके पास वापस आएंगे। जी आपके पास वापस आएंगे, इसका भी जवाब लेंगे। हमारे साथ देवेंद्र तिवारी जी भी हैं। जी देवेंद्र जी, ये जो मामला आपके संज्ञान में है, ये मामला अभी आपने जिसकी शिकायत की है कि यहाँ पर सिर्फ चुनिंदा विक्रेताओं पर दबाव बनाया जाता है, वसूली की जाती है, लूट की जाती है, इस मामले को लेकर आपने कहाँ पर आवाज उठाई है, कहाँ शिकायत की है? नमस्कार जी, हमने डीओ ऑफिस से लेके और शिक्षा मंत्री तक हमने अपने सारे आवेदन दिए हैं, हमने सारी शिकायतें उनको दर्ज करवाई हैं जी। और हमारी सिर्फ शासन से एक ही मांग है कि ये ओपन मार्केट क्यों नहीं हो रहा है। बिल्कुल, अब हर साल की तरह जो लिस्टें 31 दिसंबर तक डीओ में जमा होती थी, तो वो हर साल की तरह इस बार क्यों लेट हो रही हैं? पिछले 15 जनवरी का आदेश किया, तो अपने ही आदेश को चेंज करके और उसको 15 फरवरी कर दिया। ये किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल। अब इससे तो ये साबित होता है कि सारे लोग सम्मिलित हैं ना इसमें, बिल्कुल, तब जाके ये काम हो पा रहा है। कोई एक पर्टिकुलर एक आदमी नहीं कर रहा है काम को। और ये सिर्फ आज की डेट में देखिए, हमने जो आपको बुक्स को दिखवाया बताया है, जे क्या बोलते हैं, प्रेंक स्टेशनरी, जो इनकी एक एडुपल के नाम से जो बुक्स निकाल के रखी हुई है, उस पे आप देखेंगे उसका एक लर्निंग हब की बुक्स पे ने सिर्फ कवर चढ़ा के रखा हुआ है, जो कि उसके अंदर का मटेरियल सेम है, और उसी लर्निंग हब की बुक्स का एमआरपी 80 रुपए है, और इन्हीं का जो एडुपल जो पब्लिकेशन ने जो बना के रखा है उसका 180 रुपए रेट है। तो आप समझिए क्या कर रहे हैं जी, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कौन कौन इसमें सम्मिलित है। चलिए ठीक है देवेंद्र जी, आप देखेंगे इनके पास जी हमारे साथ विवेक त्रिपाठी जी भी हमारे साथ, कांग्रेस नेता। जी विवेक जी,
जिस तरीके से यहाँ पर ये जो मामला सामने आया है, यहाँ पर शिक्षक जो है वो शिक्षक के नाम पर वसूली कर रहे हैं बच्चों से। यहाँ पर विक्रेताओं पर, सिर्फ उन्हीं विक्रेताओं पर, चुनिंदा विक्रेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है कि वहीं से आपको किताबें लेनी है, वहीं से आपको सारे स्कूल बैग लेने हैं, ड्रेस लेनी है। ये मामला आपके संज्ञान पर है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतने ज्वलंत मुद्दे को उठाया, क्योंकि ये सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें शिक्षा माफियाओं के इशारे पे मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है। निरंतर शिकायत की जा रही है, परंतु शिकायतों पे संज्ञान नहीं लिया जाता। हर बार सत्र के प्रारंभ से पहले शासन बताता है कि हमने एक पोर्टल बनाया है जिसमें स्कूलों की फीस को रजिस्टर्ड किया जाएगा। वेबसाइट पे दिखेगा कि किस जिले में कौन से स्कूल की कितनी फीस है, उसमें कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। हम 3 साल से पहले ड्रेस को चेंज नहीं होने देंगे। परंतु शिक्षा माफिया इन सारे नियमों को तार तार करते हुए अभिभावकों को लूटने खसोटने में लगा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी प्राइवेट स्कूल में जब आपको किताबें खरीदना होता है तो स्कूल द्वारा आपको बताया जाता है किस निश्चित दुकान पे आपको जाना है, वहां से आपको पूरा कोर्स, ड्रेस सब कुछ लेना है। मैं पूछना चाहता हूँ, KG1 की जब कक्षा में बच्चे को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ाया जाता है तो हर साल एप्पल में कभी 2 पत्ती, कभी 3 पत्ती, कभी बॉल का कलर चेंज कर दिया जाता है। इस बहाने से हर साल किताब को बदला जाता है। 50 रुपए की किताब 250 रुपए में बेचने का कार्य शिक्षा माफिया पूरे प्रदेश भर में कर रहे हैं और शासन की जानकारी में सब है, परंतु शासन इस पूरे मामले को रोकथाम नहीं लगा पा रहा। इस पूरे मामले में अगर किसी ने गंभीरता से कार्रवाई की तो आज से 2 साल पहले जबलपुर कलेक्टर महोदय ने इसमें 420 का प्रकरण दर्ज करके स्कूलों को जुर्माना लगाया, स्कूलों को मजबूर किया कि वो अभिभावकों को लूटना बंद करें। परंतु उसके बाद में मध्य प्रदेश के एक भी जिले में किसी कलेक्टर के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि वो शिक्षा माफियाओं के खिलाफ में मोर्चा खोल ले, शिक्षा माफियाओं को सबक सिखाए। और निरंतर सरकार के संरक्षण में शिक्षा माफिया फल फूल रहा है, वो मनमानी कर रहा है और भोले भाले अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कैसे भी पैसों का इंतजाम करके बेचारे, मतलब आप सोचिए कि 10 गुना 50 गुना महंगी किताबों को खरीदने के लिए बाध्य होते हैं। हर साल ड्रेस चेंज कर दी जाती है, कभी लोअर का कलर बदल देते हैं, कभी टी शर्ट का कलर बदल देते हैं, कभी शर्ट का कलर बदल देते हैं। ये पूरा एक गोरख धंधा है, ये रैकेट है, इसको शिक्षा माफिया सरकार के संरक्षण में चला रहा है। बिल्कुल विवेक जी, ये कह सकते हैं, जी विवेक जी, ये कह सकते हैं कि शिक्षा के नाम पर यहाँ पर संगठित वसूली की जा रही है। बिल्कुल वसूली की जा रही है। इसका सबसे बड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ही के चैनल, आप ही के रिपोर्टर हमारे साथ में स्टिंग करने गए थे, हम पूरी मीडिया के साथ में स्टिंग करने गए थे। हमने कलेक्टर महोदय के यहाँ शिकायत करी, उन्होंने एक जांच समिति बनाई कि कहीं भी कोई भी गलती नहीं होने दूंगा। भोपाल में जिला कलेक्टर महोदय ने एक जांच समिति बनाई, उसमें SDM मैडम को रखा, तहसीलदार मैडम को रखा, उसमें जिला शिक्षा अधिकारी को रखा, जिनकी जिम्मेदारी थी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसी भी प्रकार से अभिभावकों से लूट खसोट ना हो पाए। हमने उसको उजागर करने के लिए आपके चैनल के रिपोर्टर मधुर जी हमारे साथ गए थे और हमने किताब की दुकान पर इसका भांडाफोड़ किया था। मधुर जी ने उसके बाद में कलेक्टर साहब, जिला शिक्षा अधिकारी साहब से भी बात करने की कोशिश की, परंतु वो पल्ला झाड़ते नजर आए। वो पूरी तरीके से शिक्षा माफियाओं के इशारे पे काम कर रहे हैं और शिक्षा माफिया अगले 15 दिन में फिर मध्य प्रदेश में लाखों अभिभावकों को लूटने की तैयारी में है और शासन प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, क्यों वेबसाइट पे अभी तक जिलों की फीसों के बारे में नहीं बताया गया कि स्कूल की कितनी फीस होगी? क्या ये अपडेट हो गई? आप खुद चेक करके देख लीजिए। आपके माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि खोलिए स्कूल की वेबसाइट, खोलिए जिले की वेबसाइट, क्या वहां पे सारे स्कूलों की फीस दिख रही है? क्या उसमें पढ़ाए जाने वाला सिलेबस दिख रहा है? और ये क्यों बाध्यता है कि एक ही निश्चित दुकान से आपको सब कुछ खरीदना है? कई किताबें तो ऐसी जिसपे कीमत नहीं लिखी है, प्रकाशक का नाम लिखा है, कई किताबें तो स्कूल खुद छपवा के बेच रहा है। ये पूरी तरीके से मोनोपोली है। आज से पहले जब हमने देखा है, आप और हम जब पढ़ रहे थे, तो हमारी किताबों से कई बार हमारे छोटे भाई बहन ने भी पढ़ाई की है या हमने भी अपने बड़े भाई बहनों की किताबों से पढ़ाई की है। परंतु आज के दौर में ये संभव नहीं है, क्योंकि शिक्षा माफिया निरंतर हर साल किताब बदलने का और लूटने का जो तरीका उसने निकाला है, इसमें सरकार का मौन संरक्षण है। विधानसभा में जब शिक्षा मंत्री महोदय से कांग्रेस के विधायकों ने इस बारे में प्रश्न किया, तो पिछले सत्र में शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे और किसी भी प्रकार से मध्य प्रदेश में शिक्षा माफियाओं को हम इस लूट की आजादी नहीं देंगे, हम उनका अंकुश लगाएंगे। परंतु उनकी बात विधानसभा सत्र के साथ ही समाप्त हो गई। किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बिल्कुल।
विवेक जी, जिस तरीके से आपने अभी शिक्षा मंत्री की बात करी, विभाग मंत्री भी वो अपना खुद का स्कूल चलाते हैं, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि वो कार्रवाई करेंगे? मैडम, आप ही के चैनल पे मैंने रिपोर्ट देखी कि शिक्षा मंत्री जी के स्कूल की फीस की जानकारी पोर्टल पे उपलब्ध नहीं है। जिस व्यक्ति के ऊपर पूरे मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का दारोमदार है, अगर वो ही उसको गंभीरता से नहीं ले रहे, वो ही उसके नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो किसी अन्य से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? निश्चित ही जिस प्रकार से आप निरंतर आपका चैनल इस ज्वलंत विषय पे कार्य कर रहा है, वो मैं समझता हूँ स्वागत योग्य है, क्योंकि शिक्षा माफियाओं की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी है आज मध्य प्रदेश के शासन में कि मध्य प्रदेश की सरकार को शिक्षा माफिया चला रहा है। वो जैसा चाहता है वैसे नियम बनाता है और जैसा चाहता है वैसे नियम तोड़ता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपके ये तमाम बातचीत के लिए। चलिए वापस रुक कर लेते संवाददाता की तरफ। जी मधुर, जिस तरीके से यहाँ पर ये वसूली की जा रही, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मधुर, आवाज आ रही है आपको? जी, डीपीआई कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के चलिए मधुर, आपके पास वापस आएंगे। कमल विश्वकर्मा भी हमारे साथ, पालक संघ। जी कमल जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये मनमाने तरीके से वसूली की जा रही है, शिक्षा के नाम पर वसूली की जा रही है, लूट की जा रही है, तो यहाँ पर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो कैसे अपने बच्चों को भविष्य बनाएंगे, कैसे बच्चों का भविष्य संवारेंगे यहाँ पर? कल्पना जी, पहले तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये मुद्दा छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में पहले से क्या बोलते हैं, भूमाफिया होता था, शराब माफिया होता था, आजकल शिक्षा माफिया आ गया है। बिल्कुल, और कह सकते हैं। शिक्षा माफिया एक ऐसा माफिया है कि जो मध्य प्रदेश में दीमक की तरह मध्य प्रदेश के अभिभावकों को खा रहा है धीरे धीरे। और ये एक कह सकते हैं कैंसर है। शिक्षा माफिया ने अभिभावकों के लिए कैंसर की तरह उनको डस रहा है। आने वाले समय में तो मैं आपको कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। जो सरकार के नियम और कानून हैं, लेकिन सारे नियम और कानून जो जिला प्रशासन ताक पर रखता है, जबकि पिछले वर्ष मार्च में मध्य प्रदेश के संयुक्त संचालक डीपीआई से एक आदेश निकाला गया था कि मध्य प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में एनसीईआरटी की बुकें चलाई जाएंगी। इनके अलावा किसी भी तरह की कोई भी बुक नहीं चलाई जाएगी। सीबीएसई के नियमों में संशोधन कर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सारी बुकें एनसीईआरटी की चलाना है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत धारा 29 के तहत सभी स्कूलों में एक समान एनसीईआरटी की बुकें लागू करना अनिवार्य है। जबकि मध्य प्रदेश मिडिल माध्यमिक उच्च माध्यमिक पाठ्य पुस्तक नियम 1973 के तहत किताबों का निर्धारण सरकार की समिति द्वारा किया जाना तय है। 5वां प्रश्न, निर्धारित समिति एनसीईआरटी एससीईआरटी किताबों के निर्धारण किया गया जिसको सभी स्कूलों में लागू करना अनिवार्य है। लेकिन ये सब नियम कानून होने के बाद भी जिला प्रशासन इस पर कार्य नहीं करता। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्रशासन, स्कूल किताबों के संचालक, निजी स्कूल संचालक, इन सबकी मिलीभगत होने के कारण ये सारे के सारे लोग मिलजुल कर कमीशन खोरी में लगभग 2000 करोड़ का प्रतिवर्ष घोटाला होता है। 25 रुपए की बुक 200 रुपए की बिकती है, 250 रुपए की बिकती है। एक और कहूंगा, जबकि मध्य प्रदेश का फीस रेगुलेशन एक्ट जो बना है 2017 अधिनियम 2020, उसका कहना यह है नियम अनुसार कि उसमें अपना 31 दिसंबर को निजी स्कूलों को अपना लेखा जोखा देना है, किताबों की सूची देना है और 1000 से लेकर 2000 रुपए तक का गवर्नमेंट के खाते में जमा करना है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता। जिला शिक्षा अधिकारी हो या जिला कलेक्टर महोदय हो, अभी 15 जनवरी की डेट दी थी, 15 फरवरी कर दी। यानी कि आप किन लोगों के लिए किस तरह से आप काम कर रहे हैं। आपको अभिभावकों की चिंता नहीं है, आपको चंद लोगों की, निजी संचालक और स्कूल संचालक की जो किताबें होती, किताब संचालक, इनकी चिंता है। तो बिना जिला प्रशासन के इतना बड़ा घोटाला हो रहा है किताबों में, उनके बिना मिली भगत से किसी भी तरह का कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। इसमें सभी लोग मिले हुए हैं, करोड़ों अरबों रुपए का कमीशन खाते हैं सब लोग, और मिली भगत से
मध्य प्रदेश के 30 लाख अभिभावकों को जो निजी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको लाए। अब सरकार को भी कितना बड़ा इन्होंने लॉस किया है सरकार को, जबकि कमल जी एक स्कूल को पिछले 5-6 वर्षों में जी कमल जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये जो घोटाला किया जा रहा है, अगर हम बात करें 2000 रुपए इनको जुर्माना इंटू जी जिस तरीके से ये जो घोटाला किया जा रहा है, क्या वो विभाग के मंत्री का संरक्षण मिल रहा है उन्हें? देखिए मंत्री जी खुद एक स्कूल चलाते हैं, मंत्री जी के स्कूल का आज तक के पोर्टल पे उनका वो नहीं है। जब शिक्षा मंत्री जी हमारे प्रदेश के अपना स्कूल चलाते और स्कूल का नियम अनुसार पोर्टल पर अपना फीस रेगुलेशन करने का या क्या बोलते हैं आपका लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं है, पोर्टल पे आपकी जानकारी नहीं है, तो जब आप ही खुद ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो आम जनता को जानिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से और पालक महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील करता हूं, नैतिकता के नाते जो व्यक्ति निजी स्कूल चलाता है उसको आपने शिक्षा मंत्री बना रखा है, तो मध्य प्रदेश के अभिभावकों हितों में कहां से कार्य करेंगे? वो तो अपने स्कूल के हितों में सोचेंगे और जो पूरा निजी स्कूल एसोसिएशन के जितने स्कूल चल रहे हैं उनके हितों में सोचेंगे। मध्य प्रदेश के अभिभावकों के बारे में माननीय शिक्षा मंत्री जी क्यों सोचेंगे? तो मैं माननीय फिर अपील करना चाहता हूं माननीय मोहन यादव जी से, जो प्रदेश के मुखिया हैं, उनको माननीय शिक्षा मंत्री जी से नैतिकता के कारण उनसे बाकायदा इस्तीफा लिया जाए और किसी और को इस शिक्षा का कार्यभार सौंपा जाए, ताकि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, ताकि पढ़ाई अच्छी हो सके और जो सरकार के नियम और कानून बने उनको प्रॉपरली कार्य हो सके और अभिभावकों को लाभ मिल सके। और जो प्रतिवर्ष किताबों में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला होता है वो घोटाले में रोक लग सके। एक बात और कहूंगा, इंदौर के कलेक्टर महोदय साहब ने अभी 2-3-4 दिन पहले एक आदेश निकाला कि आप लिस्ट दीजिए और एक तरफ वो बोल रहे हैं कि आप एनसीईआरटी की बुकें चलाइए। तो इंदौर के कलेक्टर महोदय साहब आप दो तरह की बात क्यों बोल रहे हैं? मतलब एक बात बोलिए ना, जो 1973 के तहत जो एक्ट बना हुआ है, जो एससीईआरटी और एनसीईआरटी की बुकें चलवाना है, दूसरी तरफ आप लिस्ट मांग रहे हैं स्कूलों से। अरे सब आपको पता है, सब नियम कानून आपको पता है, तो फिर स्कूलों से लिस्ट क्यों मांगी जा रही है? अरे आपने डेट निर्धारित कर दी, उस डेट में अगर स्कूल नहीं देता है तो उस पर आप कानूनी कार्रवाई करिए, उसके ऊपर जो 2 लाख का जुर्माना है वो लगाइए, आप उसके स्कूल की मान्यता रद्द होना है उसकी स्कूल की मान्यता रद्द करिए। लेकिन सभी प्रशासन मिलकर स्कूलों के संचालकों के हिसाब से सरकार चल रही है। तो मध्य प्रदेश के अभिभावक जो सरकारी और निजी स्कूलों में जो पढ़ते हैं लगभग 1.25 करोड़, इनका आप भविष्य चौपट क्यों कर रहे हैं? जी कमल जी, आप बने रहिए, आपके पास वापस आएंगे। एक बार देवेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी रुक कर लेते हैं। जी देवेंद्र जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, पूरी कर लीजिए। जैसा कि कमल जी ने बताया है उस हिसाब से यहाँ पे भी वही रेगुलेशन चला रहे हैं कि यहाँ ये कहते हैं कि एनसीईआरटी लगेगी और रिपीट। अभी आप कल का वाकया देखेंगे, कल हम बिशप हाउस गए थे, बिशप हाउस से इनका जो मिशनरी स्कूलों का कार्यक्रम है, जबकि आज के भोपाल डायसिस के करीब 20 स्कूल हैं, और वहां से मुझे जानकारी मिली है कि बिशप हाउस से बुक्स एंड बुक्स और गुरुकुल एंड प्रैंक इन बुक एंड स्टेशनरी जो है, ये लोग इतना मोटा पैसा का कमाई कर रहे हैं वहां से, जो टारगेट करके। आप देखेंगे हमने जो किताबें बताई थी, जो किताब 180 रुपए, कल 300 रुपए की किताब का रेट है। मतलब जितना बड़ा स्कूल उतनी बड़ी एमआरपी, उतना ही बड़ा उनका लूटने का नया तरीका। आप देखेंगे कि ये बिशप हाउस तक भी मिले हुए हैं। ऐसा मुझे लगा है कि जब जो भी इनका लेना देना होता है वो बिशप हाउस से होता है। बिशप की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी कुछ अपना बोलना चाहिए कि क्या कहानी चल रही है, कौन कौन इसके पीछे हैं। बिल्कुल देवेंद्र जी, एक सवाल ये भी है कि विभाग के मंत्री ही जब वो खुद की स्कूल चला रहे हैं तो क्या उनसे उम्मीद की जा सकती कि वो न्यायपूर्ण कार्रवाई करेंगे? अब देखिए, हम तो बस यही कह सकते हैं, उम्मीद करना चाहिए। हमें तो नहीं लगता है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आप क्या उम्मीद करेंगे। और बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कोई अभिभावकों के पक्ष में कोई कार्रवाई होगी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। अधिकतर सारे जितने भी शिक्षा मंत्री हैं या मंत्री हैं, विधायक हैं, जो भी हैं, मैक्सिमम लोगों के स्कूल हैं, तो इनसे क्या उम्मीद करी जाए कि ये लोग कोई अभिभावकों के बारे में सोचेंगे? निरंतर लुटते ही रहेंगे। मुझे तो ये लगता है कि जो सालों से लुट गए आगे भी लुटते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र जी, आपका वापस आएंगे, संवाददाता की तरफ रुक करेंगे। मधुर, जिस तरीके से यहाँ पर नियम को ताक पर रखा जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार कौन है?
जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार लगातार कार्रवाई करने से बचे, जिसका खामियाजा ये हो रहा है कि लगातार स्कूलों की मनमानी हो रही है, संचालकों की मनमानी हो। परेशान कौन हो रहा है? परेशान हो रहा है नीचे और मध्यम वर्गीय परिवार का पालक, जो कि अपने सोचता है कि जब हम एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो वह एक अच्छा इंसान, एक काबिल इंसान बन के वहां से निकलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब पालक सोचते हैं कि हमारा बच्चा भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, एक अच्छा इंसान बने, लेकिन उसके ऊपर तरह तरह के दबाव ऐसे ही अनेकों प्रकार की, चाहे वो किताबों को लेके हो, स्कूल बैग को लेके हो, अनेकों प्रकार के दबाव उनके ऊपर डाले जाते हैं, जिस कारण से हम कह पाते हैं कि जो गरीब का बच्चा है वह अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। और इसका जो जिम्मेदार है वह जिम्मेदार अधिकारी की, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनको इन पूरे मामले जो नियम बनाए गए हैं, नियमों के अनुसार जो स्कूल नहीं चल रहा उन पर कार्रवाई करने के लिए, जिनके लिए जो डीपीआई कार्यालय बनाया गया, जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, लेकिन वह कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो इसका यही खामियाजा है कि जिसका खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है वो है पालकों को भुगतना पड़ रहा है, जिसका असर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल तो मधुर आपसे यही कहेंगे कि लगातार इस पर नजर बनाए रखिए और हमें अपडेट करते रहिए कि इस पर जिम्मेदार अधिकारी जागेगा या नहीं जागेगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा और इस पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने अभी देखा कि यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन जांच करेगा, क्या शिक्षा विभाग सख्त कार्रवाई करेगा, या फिर हर साल की तरह यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।